आयुर्वेद का पहला मोटो ये है कि हमें बीमारी नहीं पड़ना चाहिए। तो क्लासिकल बुक्स हैं आयुर्वेद की, उसमें कहीं भी नाड़ी परीक्षा का ये नहीं है, रेफरेंस नहीं है। राइट। हमें पता है कि गुड़ी पड़वा के टाइम पे नीम क्यों खाना है, अभ्यंग स्नान क्यों करना है, लेकिन इसका रीज़न या इसका जो साइंस है वो पता नहीं है। सो वी नो द प्रोडक्ट्स, वी नो द रिचुअल्स, बट वी डोंट नो द साइंस। अब आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कौन कौन सी होती है, अगर मैंने ये पूछा आपको तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पंचकर्म वो है जो आपको क्लींस करे अंदर से। As a tapasya, you have impacted more than 10,000 patients so far, not just from Indian but foreign patients as well. Even though we are Indians, still ये अवेयरनेस क्यों कम है? आज तक ये साइंस हमारे सामने क्यों नहीं आया है? What comes to your mind when you think of Ayurveda? Apart from physical treatment, have you ever thought of mental well-being, spiritual well-being? And have you ever gone through the science behind Ayurveda? Namaste, my name is Sachin and I am here at Tapasya Health and Wellness Center. आज के पॉडकास्ट का जो टॉपिक है, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली आयुर्वेदा, वेलनेस और ये जो पूरी इकोसिस्टम है, हाउ एग्जैक्टली वी कैन गेट a wellness or rather treatment from the science of Ayurveda. Secondly, Ayurveda exactly science क्या है, what exactly are the limitations, what exactly are the benefits, और Ayurveda के साथ बहुत सारे myths भी है, वो exactly क्या है। इसी तरह हम जानने वाले कि इंडिया और अब्रॉड में मेडिकल टूरिज़्म या पूरा आयुर्वेद वेलनेस का आज पूरी इकोसिस्टम क्या है, और इसलिए मेरे साथ आज तपस्या में है डॉक्टर अमोल पाटिल सर, हु इज़ द चीफ मेडिकल ऑफिसर एट तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पहले तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट आयुर्वेदा वेलनेस, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ कम्प्लीटली मेडिसिन बैकग्राउंड, जहाँ पे सिंस लास्ट 15 ईयर्स आई वर्क इन एंड अराउंड विद मेडिसिन इंडस्ट्री। लेकिन हम लोग काम करते हैं एलोपैथी इंडस्ट्री, मेनली which are based out of chemicals. Right. हमें पता है कि what exactly are the challenges, what exactly are the limitations. 15 सालों ने हमने डायबिटीज़ लेके कोविड-19 तक बहुत सारी दवाइयाँ हमने देखी है, बहुत सारा रिसर्च होता है, बट स्टिल इवन कमिंग फ्रॉम अ एलोपैथी बैकग्राउंड, मुझे भी पता है कि इवन टुडे वी इवन ट्रस्ट ऑन आयुर्वेदा। इसीलिए मुझे पहले आपसे जानना है कि आयुर्वेदा स्पेशली इंडिया में व्हाट एग्जैक्टली और हाउ एग्जैक्टली इज़ द एजुकेशन सिस्टम। आपने आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की है, आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है, आपकी जो इतने सालों की पूरे एफर्ट्स है या एक्सपर्टीज़ है, उसके बारे में हमें जानना है। एंड हाउ एग्जैक्टली योर जर्नी वेंट till this particular date, and how exactly you as a doctor or you as a medical practitioner are contributing in the well-being of the patients, sir. एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो आपने बताया, वो इंडिया में ऐसा है कि आफ्टर 12th साइंस आपको एक 5.5 साल का जैसे MBBS कोर्स होता है, वैसे ही BAMS कोर्स होता है। अब स्टेट टू स्टेट थोड़ा सा वेरिएशन है सिलेबस में, अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया हमें BAMS के सिलेबस में या फिर करिकुलम में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी जो आज एलोपैथी MBBS में है, वो सारा सीखना ही पड़ता है। उसके साथ पूरा आयुर्वेद कोर्स सीखना पड़ता है। ओके। सो हमें ऐसा देखा जाए तो थोड़ा सा एक दो है, जैसे बायोकेमिस्ट्री हमें उतना डिटेल नहीं है, राइट। अदरवाइज हमें डबल काम है पूरा, मतलब एलोपैथी भी पढ़ो प्लस और आयुर्वेद भी पढ़ो, दोनों को ही डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। और बाकी जैसे एक MBBS का कोर्स होता है जिसमें आपको फर्स्ट ईयर में पहले एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बेसिक सिखाया जाता है, वही हमें भी होता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे एंशिएंट जो बुक्स है आयुर्वेद के, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, मतलब एनाटॉमी भी दी है, फिजियोलॉजी भी दी है। सो हमें थोड़ा सा उसको कंपेयर करना पड़ता है कि आज का मॉडर्न साइंस क्या कहता है और आयुर्वेद क्या कहता है। और फिर हमें उसको एक तालमेल बिठाना पड़ता है कि अच्छा, मतलब इसको अगर उन्होंने कहा है तो इसका क्या मतलब है। तो एक हर चीज़, फॉर एग्जांपल बोन्स कैसे बनते हैं, आयुर्वेद का क्या कहना है, या फिर अपने शरीर में कितने प्रकार के फंक्शनल यूनिट्स होते हैं,
फॉर एग्जांपल मॉडर्न साइंस कहता है कि हम मानते हैं सेल्स को, राइट, टिश्यूज को, तो हमारा बेसिक यूनिट क्या है और उसको हम कैसे देखें। राइट। सो जैसे आप कहेंगे अगर सेल बेसिक यूनिट है तो आयुर्वेद के जो 5 एलिमेंट्स हैं जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, आयुर्वेद का बेस ये है, पंचमहाभूत। सो हर चीज में आयुर्वेद यही ढूंढता है। अगर एक सेल है जो फैट से बना हुआ है तो उसमें पृथ्वी कितना है, उसमें जल कितना है, ये देखता है। सो ये दोनों साइंस को हमें जो है एज अ करिकुलम आयुर्वेद को और मॉडर्न आज के जो टेक्नोलॉजिकल जो साइंस है उसको एक तालमेल बिठा के हमको उसको पढ़ना पड़ता है। राइट। फिर एक BAMS कोर्स होने के बाद उसके बाद मैंने MD किया। जैसे एलोपैथी सिस्टम में है वैसे ही हमारे साइंस में भी एक्सपर्टीज है, स्पेशलिटीज है। तो मेरा MD पंचकर्म इस विषय में हुआ है। एंड उसके बाद मैं चला गया केरला, क्योंकि आपको तो पता है कि आयुर्वेद का जब नाम आता है तो फर्स्ट स्टेट पॉपुलर है वो है केरला। तो मुझे आई वॉज क्यूरियस दैट टाइम कि मुझे देखना था कि केरला में ऐसा क्या है कि जो हमने यहाँ पे जो पढ़ा है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इससे अलग वहाँ क्या होता है एग्जैक्टली। और आई वॉज रियली फॉर्चुनेट कि मेरे गुरु जो है डॉक्टर L महादेवन, ही हैज़ एक्सपायर्ड अ फ्यू डेज बैक, बट उनके अंडर मुझे काम करने मिला, उनके साथ मुझे सीखने को मिला एंड उन्होंने मुझे ऐसे उंगली पकड़ के सिखाया सब कुछ। सो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली कि डिफरेंस क्या होता है, केरला में क्यों इतना पॉपुलर है, व्हाट दे हैव मेड थिंग्स डिफरेंटली। और ऐसा अभी तक मेरा जर्नी रहा अप टू माय एजुकेशन। उसके बाद देन आई केम बैक टू महाराष्ट्र एंड इनिशियली फॉर 3 years आई प्रैक्टिस्ड इन मुंबई। ओके। एंड उसके बाद फिर मेरा एक हमेशा विजन था कि जो मैंने देखा केरला में कि हाउ द थिंग्स आर डिफरेंट इन केरला स्टेट अबाउट आयुर्वेदा, वो बाकी स्टेट्स में नहीं है। राइट। और वो हमेशा एक दिमाग में था कि अगर उसको बदलना है महाराष्ट्र में हो या फिर बाकी स्टेट्स में, तो हमें उस धरती पे काम करना पड़ेगा। एंड वो चल रहा था दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड ऑलवेज। और फॉर्चुनेटली कुछ लोगों का साथ मिलते गया एंड देन पहला मेरा ये था कि आयुर्वेद का प्रेजेंटेशन महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट्स में अच्छा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। राइट। फिर ऑन दैट बेसिस हमने लास्ट 17 सालों में जो भी क्लिनिकल हमारा एक्सपर्टीज़ है, डायबिटीज़ को ट्रीट करने में हो, ऑटो इम्यून डिसीजेस को ट्रीट करने में हो, आर्थराइटिस है, सोरियासिस है, IBS, ये सारी चीज़ों को हमने क्लिनिकली प्रूव किया कि ये कैसे काम होता है। महाराष्ट्र में इतनी सारी वैद्य परंपरा है, जैसे हमारे पास में जो वैद्य दातार शास्त्री होके गए, बहुत ग्रेट फिजिशियन होके गए आयुर्वेद के, वो वैद्य परंपरा सांगली कोल्हापुर एरिया में है। पुणे में कई सारी वैद्य परंपरा है, नागपुर में है। आप अगर देखेंगे तो अनगिनत वैद्य परंपरा, इतनी हमारी स्ट्रेंथ है महाराष्ट्र में भी। ओनली थिंग इज ऑल दैट हैज़ टू बी ब्रॉट ऑन वन प्लेटफॉर्म, और उसके पोटेंशियल्स को और स्ट्रेंथ को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। राइट। और ये करते करते मैंने अभी देखा, मतलब लास्ट 10-12 सालों में आयुष की मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश हुई, उसकी वजह से गवर्नमेंट से भी काफ़ी सारा प्रमोशन और सपोर्ट पहले से ज़्यादा है। पहले इतना नहीं था, मतलब आयुष की मिनिस्ट्री नहीं थी। राइट। सो इट वाज अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री। सो ऐसे चेंजेस आए हैं। अवेयरनेस के बारे में आप कहेंगे तो डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज इन अवेयरनेस। लोगों के आज जुबान पे आयुर्वेद है अप टू सर्टेन एक्सटेंट, अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। टूथपेस्ट है, साबुन है, कॉस्मेटिक्स है, ये है। बट अभी भी वो अवेयरनेस नहीं है कि लोग कहें कि चलो कुछ भी हो तो पहले में आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेते हैं हम लोग, वो अवेयरनेस अभी तक आया नहीं है। यस, थैंक यू। जब भी आयुर्वेदा का टॉपिक आता है, वेन एवर वी हैव द डिस्कशन अबाउट आयुर्वेदा, जो पहली लोकेशन दिमाग में आती है दैट इज़ केरला। सो हमें, यू हैव सीन केरला वेरी क्लोजली। आयुर्वेदा का उनका जो कल्चर है, जो इंडियन ट्रेडिशन में या जो इंडियन कल्चर में हम लोग सिंस जनरेशन्स हम लोग देखते आ रहे, वो क्लोजली आपने देखा है कि हाउ एग्जैक्टली केरला ने वो इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे कॉमन पीपल लाइक अस, हाउ वी हैव दैट ट्रस्ट
on their entire ecosystem. So केरला का जो आयुर्वेद का इकोसिस्टम है उसके बारे में अगर थोड़ा सा हम पीछे जाए एकदम शुरू से, तो एक है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा सदर्न स्टेट्स में कम है. केरला इज़ नॉट एक्सेप्शन फॉर दैट. एंड नॉर्दर्न स्टेट्स में वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा है. तो जब ये आता है, ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस आता है, फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आता है, तो हमने थोड़ा सा फॉलो करना शुरू कर दिया ब्रिटिश को. फिर भाषा हो, फिर उनका कपड़ा हो, ओवरऑल फेस्टिवल्स हो. सो हमारा थोड़ा सा मिक्स कल्चर हो गया है. बट इन केरला आप देखेंगे तो बहुत सालों से वो लोग, पहले तो ये है कि उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी है, तो क्रॉस कल्चर होने के चांसेस बहुत कम है. राइट. तो उसके साथ साथ उन्होंने अपना कल्चर बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है. उनका अपना जो डांस है, फोक डांस, वो प्रिजर्व है. क्लासिकल सिंगिंग है, क्लासिकल म्यूजिक है, अपना फूड है. ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रिजर्व की हैं. अब उसके साथ साथ अपना मेडिसिन भी उन्होंने प्रिजर्व किया है. अपना मेडिसिन मतलब आयुर्वेद. आयुर्वेद यहाँ पे जन्मा है और यही का मेडिसिन है. तो उसको उन्होंने छोड़ा नहीं है. मतलब पीपल, जो लोगों ने पहले उसको एक्सपीरियंस किया था, हमें इंडिपेंडेंस मिलने के बाद लोगों ने उसको, गवर्नमेंट को पुश किया कि हमें ये चाहिए. और वैद्यों के समूह ने भी उतना ही उसको ये किया, पुश दिया. और गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर था कि हमें ये फैसिलिटी चाहिए. मतलब आप देखेंगे कि ग्रास रूट तक केरला में आयुर्वेद एकदम पेनिट्रेट हुआ है. तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी आयुर्वेद के सेंटर्स हैं. तो रूरल एरिया में भी अफोर्डेबल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है. सो जब मास में लोगों को सब कुछ अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली क्लास विल फॉलो दैट. सो उसके बाद मेडिकल टूरिज्म उन्होंने बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश किया, उसको डेवलप किया. आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अनुसार मोर देन 350 हेल्थ रिसोर्ट्स आर देयर इन दैट स्मॉल स्टेट ऑफ आयुर्वेदा. और उनका जो ओवरऑल टूरिज्म का जो ये है, मतलब इनकम है, आउट ऑफ दैट 70% इनकम ये आयुर्वेद का है, इज व्हाट आई नो सो फार. ग्रेट. सो लोगों का उसके ऊपर बिलीफ, डॉक्टर्स का, आयुर्वेद डॉक्टर्स का उसको जस्टिफाई करना, और गवर्नमेंट का सपोर्ट, इस सारी चीज़ों की वजह से मतलब काफ़ी दिनों से, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस वो जो जर्नी शुरू हुआ है, दैट हैज़ नॉट स्टॉप्ड. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला. एंड अब ग्लोबली केरला इज अ बिग ब्रांड फॉर आयुर्वेदा. मतलब आप कभी आज कहीं भी गल्फ कंट्री में जाओ तो यू विल फाइंड अ केरला आयुर्वेदा सेंटर. अब उसके बाद आप जाओगे यूरोप में, सो यू विल फाइंड नाउ बिग हॉस्पिटल्स ऑफ आयुर्वेदा ओन्ड बाय केरला पीपल. सो यही हमें मतलब दिस इज अ प्रूवन प्रोटोकॉल कि उन्होंने क्या किया और क्या पॉसिबल है. सो मुझे भी हमेशा यही लगता है कि बाकी हमारे जैसे स्टेट में, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, इस चीज़ को सिर्फ हम कॉपी और पेस्ट भी करें तो भी सिनेरियो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बदल सकता है. और सिर्फ इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा है कि मेडिकल टूरिज्म के लिए हमारे पास कोस्टल एरिया है 700 किलोमीटर का. हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के अर्बन सिटीज़ है, पुणे, मुंबई जैसे. हमारे पास पहाड़ी इलाका है, हिल स्टेशंस है, महाबलेश्वर है, पांचगणी है, माथेरान है. आप चाहो जितने उतने हैं. फिर उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हिस्टोरिकल फोर्ट्स शिवाजी महाराज के. सो हमारे पास 4 वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स हैं. अजंता एलोरा अपने पास है. सो आप सोच सकते हैं कि कितना मेडिकल टूरिज्म के लिए स्कोप है, कितना बड़ा मतलब फॉरेन रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर सकते हैं आयुर्वेद की मदद से महाराष्ट्र में. सो यही पॉलिसी मेकर्स को मेरा हमेशा सुझाव रहेगा कि इस चीज़ को समझेंगे, और इस चीज़ को समझ के अगर मेडिकल टूरिज्म महाराष्ट्र में भी अगर हम लोग डेवलप करेंगे तो आयुर्वेद का इंडस्ट्री उतना ही बड़ा हो जाएगा महाराष्ट्र में. उसमें कोई दो राय नहीं है. नो डाउट चेंजेस हो रहे. इवन पीछे अगर हम लोग जाएंगे 2020 मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाज इवन देयर. कोविड-19 पूरी वेव गई है. वी हैव सीन पीपल स्टार्टेड यूजिंग आयुर्वेदा, लेकिन स्टिल यहाँ पे बहुत सारे गैप्स है. फॉर एग्जाम्पल, एज अ कॉमन मैन, जब भी मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, द फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज़ टू विजिट माई
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहे या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये चेंजेस हम लोग कब देखेंगे जहाँ पे माय फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी आयुर्वेदा? वो दिन कब आएगा? मतलब उसमें अभी वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा डार्क साइड में आपको ये बताऊं तो ऐसा है कि जब भी आप आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, अगर मैं आपको ये पूछूं कि डायबिटीज़ के लिए आपको कौन सा आयुर्वेद डॉक्टर मालूम है या फिर स्पेशलिस्ट मालूम है, तो क्या आप क्या बताएंगे? नो डाउट चेंजेस हो रहे। पिछले 5 सालों में हमने देखा है, कोविड-19 की पूरी वेव हमने देखी है। बहुत सारे लोग अभी आयुर्वेदा फॉलो कर रहे हैं, दे आर स्टार्टिंग टेकिंग ट्रीटमेंट्स, प्रिवेंटिव मेजर्स वो लोग ले रहे हैं। स्टिल यहाँ पे एज अ कॉमन मैन मेरा क्वेश्चन है, जब भी हम लोग बीमार होते हैं, जब भी हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज़ टू विजिट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वो दिन कब आएगा जब द फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग देंगे आयुर्वेदा, बिकॉज वी कंप्लीटली ट्रस्ट ऑन आयुर्वेदा? उसके बारे में ऑफ कोर्स, मतलब आज की डेट में आयुर्वेद तो मेन स्ट्रीम मेडिसिन है नहीं, या फिर फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन अभी भी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम केरला स्टेट। राइट। अगेन केरला स्टेट में वो सिनेरियो अलग है, वो रेशियो और प्रोपोर्शन बहुत अलग है, बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। अवेयरनेस जो है अभी, मतलब आपको मैं अगर ये पूछूं कि आपको आयुर्वेद पता है क्या, आप कहेंगे पता है। आयुर्वेद के बारे में क्या पता है ये पूछूंगा तो शायद आप कहेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का कोई मेथड है। उसके आगे अगर मैं पूछूंगा तो प्रोबेबली आप जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन अभी अगर मैं ये पूछूं एलोपैथी के बारे में, तो आप कहेंगे हाँ, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता है, यहाँ पे आपको चेक किया जाता है, डॉक्टर्स आपको चेक करता है, डायग्नोस करता है, फिर आपको ट्रीटमेंट देते हैं, गोलियाँ होती है, दवाइयाँ होती है, ऑपरेशंस होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। राइट। अब आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कौन कौन सी होती है अगर मैंने ये पूछा आपको, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस बहुत सुपरफिशियल लेवल पे है जो अवेयरनेस है। दूसरी चीज़, एक थोड़ा सा डार्क साइड में अगर बताने की कोशिश करूँ तो ऐसा है कि जो अवेयरनेस पैदा किया गया है आयुर्वेद का, वो अलग तरीके से हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको मैं पूछूं कि क्या आपको च्यवनप्राश पता है? तो पता है, ऑब्वियसली पता है। आपको आंवला जूस पता है? पता है। आपको एलोवेरा जूस पता है? पता है। सो आपको एक ट्रीटमेंट है एलकिड़ी, क्या आपको वो पता है? नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स पता है। और आयुर्वेद का जो मार्केटिंग हुआ है या फिर जो अवेयरनेस पैदा किया है, दैट वाज एट द लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब जो हमें दिखाया गया है वही हमें पता है। हाँ, मतलब जो आपको डायरेक्टली, अगर पूरे भारत में 140 करोड़ लोग हैं, इनको मैं क्या बेच सकता हूँ? इनको ये सारे लोग मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ सकते हैं, या फिर मेरे पास थेरेपी के लिए नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये लोग मेरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये लोग मेरा च्यवनप्राश ले सकते हैं। तो मैं बेचूंगा वही जो सारे लोग ले सकते हैं। इसलिए लोगों को आयुर्वेद प्रोडक्ट के बेस पे पता है। आयुर्वेद मतलब ये प्रोडक्ट्स होते हैं, शैम्पू होता है आयुर्वेदिक, तेल होता है आयुर्वेदिक, ये होता है। राइट। लेकिन क्या आयुर्वेद में अच्छा, एक ज़्यादा से ज़्यादा फेमस चीज़ है, वो है नाड़ी परीक्षा, कि आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षा किया जाता है। बेसिकली कहा गया जाऊँ, मतलब बताऊँ तो आपको, तो ऐसा है कि नाड़ी परीक्षा ये क्लासिकल जो आयुर्वेद है वो उसका पार्ट ही नहीं है। ओके। नाड़ी परीक्षा हैज़ बीन इवॉल्व, और एक स्किल बेस टेक्निक हो गया। कुछ लोगों ने या फिर कुछ आचार्यों ने बाद में किया, वेरी लेटर स्टेज में। लेकिन जो क्लासिकल बुक्स हैं आयुर्वेद की, उसमें कहीं भी नाड़ी परीक्षा का ये नहीं है, रेफरेंस नहीं है। राइट। तो जो फेमस है वो अगेन समथिंग डिफरेंट। लेकिन आयुर्वेद अगर बेसिक्स पूछेंगे आपको, एक तो पहले तो वो मेडिकल साइंस है। राइट। 2 वर्ड्स हैं, एक है मेडिकल और दूसरा है साइंस। राइट। क्योंकि लोगों को पता है कि ये मेडिकल से रिलेटेड है, बट ये पता नहीं कि ये साइंस है। मतलब एंशियंट है तो साइंस नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम साइंस कहते हैं तो एवरी साइंस हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल हम लोग एलोपैथी की बात करेंगे तो उसकी एक लैंग्वेज है, सेल्स है, टिश्यूज है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम्स है। सो ये उसकी एक भाषा है। वैसे ही आयुर्वेद की भी एक भाषा है। उसमें भी उसके बेसिक फंक्शनल यूनिट्स बताए हैं, एनाटॉमी बताई, फिजियोलॉजी बताई, फिर डिसीज कैसे पैदा होते हैं, डिसीज पैदा ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए,
बेबी जब पेट में है माँ के तब से लेके हमें उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, फिर गर्भ संस्कार क्या होता है, ओवरऑल हमारा मेंटल वेलबींग हमको कैसे रखना है, वेलनेस कैसे रखना है। हमें आयुर्वेद का पहला मोटो ये है कि हमें बीमारी नहीं पड़ना चाहिए। ओके, राइट, विच इज सो ब्यूटीफुल। इस कॉन्सेप्ट को बाकी किसी भी मेडिकल साइंस ने इतना एम्फेसिस नहीं किया है कि आपको बीमारी ही नहीं होनी चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, राइट। सो इसीलिए हमारे कल्चर में, हमारे ओवरऑल इसमें उन्होंने हर चीज़ को वैसे ढाला हुआ है। मतलब आप फेस्टिवल कोई भी सेलिब्रेट करते हो तो उसके पीछे आयुर्वेद है। मतलब अभी आप गुड़ी पाड़वा के टाइम पे कड़वा नीम खाते हो, क्यों खाते हो? क्योंकि उस टाइम पे वसंत ऋतु होता है, या फिर उस टाइम पे वसंत ऋतु की वजह से कफ बढ़ता है, तो उसको स्किन डिसीज ज़्यादा होती है, तो उसको कम करने के लिए आपको एक ट्रेडिशन बना के आयुर्वेद उसमें डाल दिया। बराबर है। आप दिवाली के टाइम पे अभ्यंग करते हो, मालिश करते हो, क्योंकि वहाँ से ठंडी शुरू हो जाती है, और आपको रोज अभ्यंग करेंगे तो आपका शरीर स्किन जो है सॉफ्ट रहेगा, मुलायम रहेगा, और उससे होने वाली चीज़ें जो बीमारियाँ होती है वो नहीं होगी। ऐसे या तो उन्होंने आपको फेस्टिवल के रूप में उसको डाल दिया, या फिर कभी कभी कुछ धार्मिक रिचुअल्स में उसको डाल दिया, या फिर कभी कभी आपकी दिनचर्या में डाल दिया, तो आपको रोज ये करना ही है। फॉर एग्जाम्पल पहले ऐसा होता था कि स्नान होने के बाद शरीर पे चंदन लगा लो, तो इसलिए था क्योंकि जब भी गर्म पानी से स्नान होता है तो आपका थर्मल सेंटर जो होता है उसको थोड़ा सा कूल डाउन करना जरूरी होता है। और बॉडी के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो अग्नि के क्या बोलते हैं हम उसको, एक सिंबल्स होते हैं जहाँ पे अग्नि का प्रमाण जाता है, और वहीं पे आपको चंदन लगाने के लिए बुलाया है। हाइपोथैलेमस को ट्रीट करने के लिए वहाँ पे बताया है, यहाँ पे आज्ञा चक्र पे बताया है। सो ये उसका ये था कि दिनचर्या में कुछ चीज़ें डाल दो। फिर महिलाओं को बोला गया कि आप अपने बालों में फूल डालो। फूल वो कोई शो का कारण नहीं था, उसका एक ये था कि फूल की जो सुगंध होती है वो उनके हार्मोन्स के साथ खेलता है, राइट, और उनके हार्मोन्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। इसलिए उसका जो सुगंध होता है आपके आसपास होना चाहिए, इसलिए आपको फूल मालना चाहिए आपके बालों में। सो कभी आपको उसको दिनचर्या में डाल दिया, कभी फेस्टिवल्स में डाल दिया, ऐसे करके आयुर्वेद को आपको ला के दिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको बड़े अगर तौर पे कहीं पे दिया है तो वो है आपके किचन में। सो आपको पहले तो साइंटिफिकली खाना कैसे बनाना चाहिए उसका एक मेथड दिया। मतलब आपको गेहूं खाना है समझो, तो गेहूं किस तरीके से खाया जाए, क्या गेहूं को फुला के उसको खाया जाए, या गेहूं की खीर बनाई जाए, या गेहूं की रोटी बनाई जाए, क्या बना सकते हैं आप। तो हर चीज को, गेहूं है, ज्वार है जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं और छोटा अनाज कहते हैं, मिलेट्स है। तो इन चीज़ों को कैसे, उसकी रेसिपी क्या बनाई जाए, किस तरीके से बनाया जाए। आप सिंपल सी चीज़ है, तड़का देते हैं, तड़के में एक सीक्वेंस होता है, पहले बर्तन को गर्म किया जाता है, फिर तेल डाला जाता है, उसके बाद आप तिल डालते हैं, फिर आप आपका क्या बोलते हैं, मोहरी, हाँ वो डालते हैं, सरसों डालते हैं, फिर ये सारी सीक्वेंस, फिर आपका अनियन आता है, फिर कड़ी पत्ता आता है, ये सारी चीजें आती हैं, उसका एक सीक्वेंस है। किसने बताया आपको ये सीक्वेंस? ये सारा आयुर्वेद का देन है। तो उसमें हर चीज़ को आपको मेडिसिन को ऐड किया हुआ है, सौंठ डाला हुआ है आपके खाने में, आपको काली मिर्च डाली हुई है, अलग अलग स्पाइसेस दिए हुए हैं। ये सारे सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, टेस्ट तो आपका आदत है, बचपन से आपने जिस चीज की आदत बना ली है वो आपको अच्छा लगेगा। टेस्ट आपकी आदत है, किसी को तीखा पसंद करेगा, किसी को मीठा होगा, वो तो आदत है। लेकिन वो सारा चीज जो बना के दिया है दैट इज वेरी साइंटिफिक। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमारे खाने में स्प्राउट्स नहीं होता है, हम लोग उसल बनाते हैं, लेकिन स्प्राउटेड नहीं है। उसल बनाने का एक मेथड है, मतलब मूंग को भिगाया जाता है, बाद में उसको तड़का दिया जाता है, फिर पकाया जाता है और उसकी उसल बनाई या फिर उसकी करी बनाई जाती है। दैट इज अ मेथड ऑफ यूजिंग द लेंटिल्स, राइट। सो क्योंकि स्प्राउट्स बहुत गैसी होता है, स्प्राउट्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। फायदे हैं मानता हूँ, लेकिन फायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा है। इसलिए आयुर्वेद उसको बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए हमारे यहाँ पे आप कोल्हापुर में आएंगे तो एक बहुत फेमस डिश है, उसको कहते हैं मिसळ, राइट।
सो मिसल में स्प्राउट्स डला रहता है, क्योंकि अगर वो गलती करनी भी है तो भी वो साइंटिफिकली होनी चाहिए। क्योंकि मिसल में जो मसाले डाले जाते हैं, जो तेल डाला जाता है, वो उस स्प्राउट से बढ़ने वाले वात को कंपेंसेट करने के लिए। ब्यूटीफुल। सो ऐसे उसको आयुर्वेद को हमारे इसमें दिया है। इसीलिए मतलब आपने जो सवाल पूछा, मेरा उसको ये है, जवाब मेरा ये है कि अभी तक आयुर्वेद को इस साइंस एज अ साइंस लोगों तक पहुंचाया नहीं है। हाँ। इसलिए लोग उसको एज अ साइंस बिलीव नहीं करते हैं। अभी भी उसको बहुत सुपरफिशियल लेवल पे लोग आयुर्वेद को जानते हैं, इसलिए आयुर्वेद इज नॉट येट द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनीवन। राइट। मेरा अगला क्वेश्चन यही था, आयुर्वेदा के बारे में हम लोगों को प्रोडक्ट्स पता है, वी हैव एलो, वी हैव टर्मरिक, वी हैव सो मैनी प्रोडक्ट्स जहाँ पे इम्यूनो बूस्टर करके हम लोग, मोरिंगा है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमें आयुर्वेदा एज ए प्रोडक्ट पता है, नहीं तो आपने बहुत सारे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स दिए किचन से या जो इंडियन फेस्टिवल्स है। वी नो द रिचुअल्स एज वेल। हमें पता है कि गुड़ी पड़वा के टाइम पे नीम क्यों खाना है, अभ्यंग स्नान क्यों करना है, लेकिन इसका रीज़न या इसका जो साइंस है वो पता नहीं है। सो वी नो द प्रोडक्ट्स, वी नो द रिचुअल्स, बट वी डोंट नो द साइंस। सो माई क्वेश्चन टू यू इज़, अगर केरला में जो भी सिटीजन्स है, अगर उनको ये पूरा साइंस पता है, तो वाई वी आर, जस्ट बिकॉज वी आर आउटसाइड केरला, वी डोंट नो दिस, इवन दो वी आर इंडियंस, स्टिल ये अवेयरनेस क्यों कम है? आज तक ये साइंस हमारे सामने क्यों नहीं आया है? जैसे मैंने पहले बताया आपको, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। अभी भी हम लोग गोरा जो है, मतलब ब्रिटिश जो है, उन्हीं को सलाम करते हैं या फिर उनको थोड़ा सा सुपीरियर कंसिडर करते हैं। तो उनकी तरफ से जो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस आए वो सुपीरियर है, उनका ड्रेस जो है, कपड़ा जो है वो सुपीरियर है, उनके टेक्नोलॉजी जो है वो सुपीरियर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कुछ सुपीरियर है ही नहीं। लेकिन इस भ्रम में हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि उनका जो मेडिसिन है ना, वो भी सुपीरियर है। डेफिनेटली, मतलब मेरा बिल्कुल उसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं है या फिर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उस टेक्नोलॉजी ने कुछ चीज़ों को इवॉल्व किया है, जिस तरह से सर्जरी इवॉल्व हुई है, जिस तरह से क्रिटिकल मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ है, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी बड़ी हुई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ गॉट इम्प्रूव्ड, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास जो है वो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है या फिर उसमें कोई दम नहीं है। ऐसी हर चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ों में हम हो सकते हैं, राइट। लेकिन आप अगर आज की डेट में देखेंगे, आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके साइड इफेक्ट्स देखे हैं, राइट फ्रॉम द पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ने आज हमारे सॉइल को कैसे खराब कर दिया और क्या हालत हुई है। आप पेस्टिसाइड का जो यूज़ करते हैं उससे हमारे ग्रेन के ऊपर, हमारे वेजिटेबल्स के ऊपर जो परिणाम है वो देख रहे हैं, उसकी वजह से बढ़ा हुआ कैंसर देख रहे हैं। सो इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, आप दूसरा भी एंगल देखो। तो इसीलिए कोई भी चीज़ एकदम दी बेस्ट नहीं हो सकती है या दी वर्स्ट नहीं हो सकती। हर चीज़ के अपने अपने एक मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। सो कंसिडरिंग दैट, इंडियंस बीइंग एन इंडियन, हमारे जो यहाँ के ओरिजिनल साइंस है उसके भी कोई मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, उसके भी पॉजिटिव पार्ट्स हैं और नेगेटिव पार्ट्स हैं। मैं मना नहीं करता हूँ, मतलब किसी भी साइंस को अगर स्कोप है तो लिमिटेशन भी है। वैसे ही फॉर एग्जांपल आज अगर आप ऑटोइम्यून डिसीजेस की बात करेंगे, मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ है, सोरियासिस है, IBS है, आर्थराइटिस है, एलोपैथी सिस्टम हैज़ नो प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन येट। इम्यूनोथेरेपी का आजकल एक नया फंडा चल रहा है, बट नथिंग इज प्रूवन येट। Whereas Ayurveda is doing fantastic. Ayurveda is giving the promising solution. We have treated more than 500 patients of arthritis in last 2 years. डायबिटीज रिवर्सल का हम लोग 105 दिन का एक प्रोग्राम चलाते हैं। वी आर मेकिंग पीपल फ्री फ्रॉम द इंसुलिन इंजेक्शन, वी आर मेकिंग पीपल फ्री फ्रॉम देयर एलोपैथी मेडिसिन्स, एंड not only that, but we are also making them to not to depend on any kind of synthetic chemicals as much as possible. Right. जहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है, हम खुद से बोल देते हैं आप जाके एलोपैथी ट्रीटमेंट ले लो। राइट। हम एंटरटेन ही नहीं करते हैं। आप यू शुड गो फॉर दैट। एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, है ना। सो इसीलिए है कि शायद अभी भी
थोड़ा सा ये लोगों में मतलब अवेयरनेस है या फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, इसलिए आपने जो कहा शायद वही एक रीज़न हो सकता है। आप डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स जो है नाउ दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा। पिछले 5 साल 10 साल दे आर कंटिन्यूसली ऑन सिंथेटिक मेडिसिन्स, बट राइट नाउ दे आर शिफ्टिंग टू आयुर्वेदा। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करेंगे तो आपने पहले ही बोला था कि इंडिया इज़ नाउ अ कैपिटल फॉर डायबिटीज़, नॉट जस्ट फॉर डायबिटीज़ लेकिन सून कैंसर के लिए भी वी आर बिकमिंग अ कैपिटल फॉर कैंसर, अ कैपिटल इवन फॉर हाइपरटेंशन। और अगर हम लोग स्पेशली डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो देर आर प्रोबेबली 1/4 वर्ल्ड में जितने भी पेशेंट्स हैं 1/4 पेशेंट्स आर इन इंडिया ओनली। सो यहाँ पे ये जो रेट ऑफ डायग्नोसिंग न्यू पेशेंट्स, टाइप 1 रहे, टाइप 2 रहे, जेस्टेशनल डायबिटीज़ रहे या नियोनेटल डायबिटीज़ रहे, ये पूरे नंबर्स बढ़ रहे। यहाँ पे एलोपैथी एज वेल एज आयुर्वेदा दोनों सिस्टम्स ने ये मान लिया है कि डायबिटीज़ इज़ प्योरली अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, एंड व्हेन इट कम्स टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सबको पता है द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ट्रीटमेंट जो हो सकती है दैट इज़ आयुर्वेदा, बिकॉज फूड हैबिट्स या योगा, मेडिटेशन, दिस इज समथिंग विच probably help us to keep that lifestyle absolutely ready to fight against diabetes. डायबिटीज़ के साथ जितने भी पेशेंट्स आपने अभी तक इम्पैक्ट किए हैं, वो डायबिटीज़ रिवर्सल हो या इंसुलिन थेरेपी हो या जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हो, कैन यू शेयर सम ऑफ दी सक्सेस स्टोरीज? सक्सेस स्टोरी कहेंगे तो काफ़ी पेशेंट्स के हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको उसका एक बेसिक बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ओवरऑल क्या होता है। मतलब जैसे पहले आपको बताया कि आयुर्वेद इज़ नोन जस्ट फॉर द प्रोडक्ट्स। जैसे आप डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो डायबिटीज़ को आयुर्वेद कहता है प्रमेह या फिर मधुमेह। मतलब उसमें उस चैप्टर के अंडर सब कुछ दिया हुआ है। मतलब डायबिटीज़ के कारण क्या होते हैं, फिर उसकी वजह से कैसे सिस्टम बिगड़ता है, एंड देन क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं और आप कह सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ हुआ है। एक सिंपल सी चीज़ है, नवान्नपानम गुणवैकृतम, ऐसे संस्कृत में उसका एक ये दिया हुआ कोटेशन दिया हुआ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है, लेकिन आयुर्वेद में उसको ये इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। सिर्फ मीठा तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आयुर्वेद हैज़ गिवन लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म का मास्टर अगर कोई है ऑर्गन है वो है लीवर। राइट। इसलिए मेडिसिन जो इंटेंडेड होते हैं वो मतलब आपके शुगर लोअरिंग नहीं होते हैं। शुगर को लो करने वाली ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है। ओके। क्लासिकल ट्रीटमेंट जो होती है वो आपके लिवर के करेक्शन को और मेटाबॉलिज्म के करेक्शन को होता है। मॉडर्न साइंस ने ये ढूंढा है कि पैनक्रियाज के बिगड़ने की वजह से डायबिटीज होता है। पैनक्रियाज को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो है लीवर। राइट। लीवर का सिग्नल होता है या फिर एक नर्वस सिस्टम का सिग्नलिंग होता है कि लीवर को ये केमिकल्स या फिर एंजाइम सिक्रेट करने हैं, उसके बाद पैनक्रियाज को इंसुलिन सिक्रेट करना है, उसके बाद लीवर को ऑर्डर देना है आप तुम बंद करो, फिर आपका शुरू करो, ये एक सिग्नलिंग होता है। सो जब आप ये समझेंगे तो इसीलिए आयुर्वेद का मेडिसिन इस पूरे सिस्टम को ट्रीट करता है। मतलब आप देखेंगे कि कई सारे लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, फिर स्ट्रेस रिलेटेड डायबिटीज़ होता है। इसका क्या मतलब है? फिर स्ट्रेस से डायबिटीज़ कैसे होने लगा? इसका ये मतलब है कि कोई भी चीज़ इस सिस्टम में जो आती है, मतलब अगर स्ट्रेस का परिणाम आपके हाइपोथैलेमस पे हो रहा है, वहाँ से आपका हार्मोनल सिस्टम बिगड़ रहा है, तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसको दिया हुआ है, इसीलिए इन सारी चीज़ों को समझ के अगर ट्रीटमेंट आयुर्वेद का अप्रोच ऐसा रहता है, एक मेडिसिन या फिर एक ट्रीटमेंट ऐसा रहता है कि कारण के ऊपर रहता है कि पॉजिटिव फैक्टर के ऊपर, दूसरा ऐसा रहता है कि लक्षण के ऊपर कि आपको तकलीफें क्या हो रही है और उसको कैसे संभालना चाहिए। तीसरा ये रहता है पैथोफिजियोलॉजी जो है, मतलब जो भी चीजें जिस मतलब सीक्वेंस से बिगड़ी हुई है उसको कैसे रिपेयर किया जाए। मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं कि आप कोल्हापुर से अगर मुंबई जाना है आपको, तो आप डायरेक्टली नहीं जाओगे। आप यहाँ से कराड़ जाओगे, सतारा जाओगे, फिर वहाँ से पुणे जाओगे, फिर मुंबई जाओगे, आपको टर्न लेने पड़ेंगे। वापस आते हुए क्या आप सीधे लाइन मार के आ सकते हो क्या?
आप नहीं आ सकते हो। आपको पहले वापस पुणे जाना होगा, 17 करड़ वापस कोल्हापुर। डिसीज का ऐसा ही है, डिसीज जब पैदा होता है तो ऐसे ही पैदा होता है, वो पहले किसी को बिगाड़ देता है, फिर किसी को बिगाड़ता है, एक उसका एक रूट डिसाइड होता है। जब आपको रिवर्स करना होता है तो पैरेलली आपको बहुत सारी चीज़ों को एट अ टाइम टैकल करना होता है, और इसीलिए वो एक टीम वर्क होता है मेडिसिन का, कि एक मेडिसिन आपको लीवर को ट्रीट करेगा, दूसरा मेडिसिन आपको हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करेगा, तीसरा मेडिसिन आपको स्ट्रेस मैनेज करेगा, चौथा मेडिसिन आपको शुगर लोअर करेगा। ऐसा मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे कई सारे मेडिसिन दिए हुए रहते हैं। कोई भी, मैं जब अभी तो मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, कोई भी मेडिसिन डिसाइड करना होता है तो मुझे कम से कम 12-13 फैक्टर्स होते हैं आयुर्वेद में जिसको कंसिडर करना पड़ता है। मतलब आप में दोष कौन सा है, आप में धातु कौन सा बिगड़ा है, आप कौन से प्रदेश में रहते हो, आप अभी का वेदर कैसा है, मतलब सीजन कौन सा चल रहा है, आपकी प्रकृति कौन सी है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या खाते पीते हैं, आपकी हिस्ट्री क्या है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे एक कंक्लूजन पे आना पड़ता है कि अच्छा आपकी केस में ये सारी चीज़ें बिगड़ी हैं, और फिर मुझे एक आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करना पड़ता है। मेरे लिए सिर्फ डायबिटीज़ डायग्नोसिस सफिशिएंट नहीं है, वो रिपोर्ट सफिशिएंट नहीं है। मुझे ये डिटेलिंग बहुत ज़रूरी होता है, जो दिया हुआ है क्लासिकल आयुर्वेदिक बुक्स में कि डायग्नोसिस ऐसे किया जाना चाहिए इन डिटेल, तभी मैं आपको डाइट का प्लान दे सकूंगा, तभी मैं आपको योगा का प्लान दूंगा, तभी मैं आपको मेंटल वेलबींग का प्लान दूंगा, तभी मैं आपका पंचकर्म का प्लान दूंगा। सो ये सारा मेथोडोलॉजी इसका ऐसे होता है, सो साइंटिफिक। तो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट के लिए सबसे अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है वो है डायग्नोसिस के लिए। और डायग्नोसिस करने के लिए यू नीड अ क्वालिफाइड पर्सन। आप टीवी पे बैठ के डायग्नोसिस नहीं कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर में लिख के डायग्नोसिस नहीं हो सकते। दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज यू कैन नॉट फॉलो दैट। और अगर ऐसा होता तो पिछले 10 सालों में भारत सुखी हो जाना चाहिए था। एक भी डायबिटीज का पेशेंट नहीं बचना चाहिए था। क्या ऐसे हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसे तो लास्ट 25-30 सालों से हम एप्पल खा रहे हैं, उससे भी सुखी होना चाहिए था, तब भी नहीं हुआ। बादाम खाने से हमारी बुद्धि बहुत बढ़नी चाहिए थी, और इनोवेशन जो आज एआई का किसी और ने किया है वो उसको हमको करना चाहिए था। सो ये सारी थोड़ा बहुत समझ लेना चाहिए कि मार्केटिंग एक बात होती है और रियलिटी एक बात होती है। लोगों को ये समझना भी चाहिए, और इस डार्क रियलिटी को समझ के हमें अपने कदम उठाने चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ कंप्लीट ट्रू साइंस, और साइंस बेसिक साइंटिफिक उसका अप्रोच होता है, डायग्नोसिस बेस्ड उसका अप्रोच होना चाहिए। राइट। अब जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट इज़ नॉट जस्ट कि आपको मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिया गोलियों का, ये खाते जाओ, इज़ नॉट आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन। पहले ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस अगर आप सुटेबल हैं, आप फिट हैं, सो आई हैव टू फर्स्ट डिसाइड अबाउट योर पंचकर्मा, क्लींजिंग। मतलब आज आपके खेतों में डिटॉक्सिफिकेशन खाद है, जो पेस्टिसाइड्स हैं, आप उसमें आप कितना भी ऑर्गेनिक खेती कर लो, उसमें आपका केमिकल कंटेंट तो आएगा ही आएगा, रेसिड्यू तो आएगा ही आएगा। तो पहले आपको ज़मीन को क्लीन करना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए, वो जो केमिकल्स उसमें बने हुए हैं उसको निकालने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, और उसके लिए एक शुद्धि का प्रोसेस होता है जिसको पंचकर्म कहते हैं। और बाकी पंचकर्म मतलब शुद्धि, मतलब उसमें वमन कराते हैं, वीरेशन कराते हैं, बस्ती मतलब एनिमा देते हैं, नाक में दवाई डाली जाती है, रक्तमोक्षण करते हैं, काफ़ी सारे उसके ये मेथड्स हैं, 5 मेथड्स हैं इंपॉर्टेंटली। उसको करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जिसको हम मालिश करते हैं, मसाज करते हैं, आपको स्टीम दिया जाता है, पोटली किया जाता है, धारा करते हैं, कई सारी बाकी थेरेपीज हैं। दे आर नॉट द पंचकर्मा, दे आर द कॉम्प्लीमेंटिंग ट्रीटमेंट टू द पंचकर्मा। पंचकर्मा वो है जो आपको क्लींस करे अंदर से। फिर ये फर्स्ट स्टेप होता है आयुर्वेद का। उसके बाद होता है फिर आपका मेडिसिन क्या होना चाहिए। मेडिसिन का रोल अगेन चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लीवर को करेक्शन किया है, फिर मुझे आपका ब्लड का जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना है, वो स्टेप बदल जाएगा। लीवर को मैंने क्यूरेट किया, क्यूरेट करके टॉक्सिन्स हटा दिए, उसके बाद भी मैं अगर क्यूरेट करता रहूँगा तो आपका लीवर खराब हो जाएगा। ओके। ये मतलब कई सारे साइंटिफिक पेपर भी पब्लिश होते हैं आयुर्वेद के नाम से कि ये मेडिसिन खाने से लीवर खराब होता है। आप सालों देते रहेंगे ऐसे ही बिना सोचे समझे, बिना डायग्नोसिस के, बिना क्वालिफाइड पर्सन के, होगा ही होगा।
एग्री। आयुर्वेद में कुछ कुछ मेडिसिन का तो एग्जैक्टली ड्यूरेशन दिया है, जैसे दिया है आरोग्यवर्धिनी नाम का एक मेडिसिन है, कैन बी एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर आयुर्वेद डायबिटीज, 42 डेज कंटिन्यूसली लेने के लिए बोला गया है। 42 डेज के बाद आपको उसको ब्रेक देना ही चाहिए। ऐसे कई सारे मेडिसिन हैं जिसको आपको एक लेवल तक आपको एसेस करके मेडिसिन कौन सा बदलना चाहिए वो वैद्य को डिसाइड करना होता है। इसके लिए उसका प्रॉपर फॉलोअप होके फिर आपको कौन सा मेडिसिन, फिर एक लेवल आता है कि मुझे सिर्फ आपको मेंटेन करना है। इफ आई मेंटेन योर क्वालिटी ऑफ योर ब्लड यू विल बी मेंटेन्ड। फिर आपका ओज मेंटेन रहेगा, आपकी खून का गर्मी मेंटेन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन मेंटेन में रहेगा, फिर आपका लिवर कंट्रोल में रहेगा, मेटाबॉलिज्म रहेगा, सब कुछ मेंटेन रहेगा। दैट इज अ मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज, वहां पे रोल आता है च्यवनप्राश जैसे मेडिसिन का। हाँ। जब आप पूरी तरह से आपको पहले क्लींस करते हो, डिसीज को ट्रीट करते हो, आपने आपको स्वस्थ बना लिया है, यू आर कंप्लीटली फिट ऑन ऑल लेवल्स। राइट। मतलब ना आपको सर्दी खांसी होती है, ना आपको बुखार आता है, ना आपको पेट का दर्द है, ना आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, भूख अच्छी है, यूरिन अच्छा है, नींद अच्छी है, मेंस्ट्रुएशन अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन, यू कैन से यू आर फिट। आपका एनर्जी लेवल अच्छा है, मेंटली यू आर अलर्ट, यू कैन डू दैट, राइट। सो ये है आयुर्वेद का अप्रोच। राइट। इसीलिए वेलनेस को पहले इंपॉर्टेंस दिया, ट्राई टू मेंटेन द वेलनेस, राइट, ट्राई टू मेंटेन प्रिवेंट योर हेल्थ। फिर इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है पंचकर्म को और क्लींजिंग ट्रीटमेंट्स को। मतलब इवन आपको कोई बीमारी भी नहीं है तो आयुर्वेद कहता है कि आप हर साल हर सीजन में आप पहले क्लींजिंग कर लो। क्योंकि इवन इन द एंशिएंट टाइम्स पोल्यूशन का जो परिणाम था, काल का जो परिणाम था वो था ही था। तब भी युद्ध होता था, तब भी पोल्यूशन होता था, तब भी शत्रुओं के, हमारे आयुर्वेद के बुक्स में रेफरेंसेस है कि शत्रु को मारने के लिए वहाँ की जो जलाशय होते थे, तालाब होते थे, उसको पोल्यूट किया जाता था, उसमें विष मिलाया जाता था, ऐसे उनके पास टेक्निक्स थे। सो पोल्यूशन वाज फ्रॉम द एजेस, राइट। और उसी के बेस पे उन्होंने एक टॉपिक दिया है, उसको कहते हैं जनोपदोध्वंस, मतलब पैंडेमिक। हाँ, और पैंडेमिक का रेफरेंस है, मतलब जनोपदोध्वंस का रीजन क्या होता है, जब ज्यादा से ज्यादा जनपद का उद्ध्वंस होता है, उसको कहते हैं जनोपदोध्वंस। फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसमें भी नंबर 1 आता है रोल पंचकर्म का। अमेजिंग। सो ये सारा साइंस बहुत अच्छे तरह से समझाया है, लोगों तक ये इस साइंटिफिक वे से पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ का आप अगर मुझे पूछेंगे तो हम लोग एक 105 दिन का एक प्रोग्राम करते हैं। हाँ। जिसमें पहले पंचकर्म कराया जाता है 10 दिन। ओके। उसके बाद पेशेंट्स को एक मेडिसिन का सेट दिया जाता है, एक डाइट का चार्ट दिया जाता है। अगेन डाइट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन, उसको भी वेरिएशन किया जाता है प्रकृति के अनुसार। मतलब कोई लोग होते हैं जो ओबेज होते हैं, मोटे होते हैं, उनको अलग होता है। फिर कोई पतले लोग होते हैं, कोई मीडियम होते हैं। ऑक्यूपेशन उनका क्या है, आप एसी में बैठ के आईटी में काम कर रहे हो, आप स्ट्रेस्ड हो, या फिर आप बिजनेसमैन हो, या फिर आप लेबर वर्क कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट मुझे आपका डाइट बनाना पड़ता है। क्योंकि एक मिथ लोगों के दिमाग में बैठ गया आजकल बहुत कि मुझे प्रोटीन का सप्लीमेंट चाहिए। हाँ। जैसे हमें पहले कभी प्रोटीन पता ही नहीं था, जैसे हम कभी प्रोटीन खाते ही नहीं थे। हमारे प्लेट में अगर आप ट्रेडिशनल फूड देखेंगे आपको हर जगह प्रोटीन दिखेगा। yes. और प्रोटीन का एक मात्रा है भाई, मतलब आप अगर ज़्यादा वर्कआउट करते हो बहुत ज़्यादा, तभी आपको 30 to 35% रेशो होना चाहिए आपके खाने में, राइट। उससे ज़्यादा नहीं। और आप अगर मीडियम या फिर कम वर्कआउट करते हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता, तो आपको 20% प्रोपोर्शन सफिशिएंट है। अदरवाइज यू आर ओवर फीडिंग द प्रोटीन, और उसका फिर साइड इफेक्ट होता ही होता है। फिर यूरिक एसिड बढ़ने, आप आजकल देख लो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूरिक एसिड बढ़ रहा है। B12 की कमी कई सारे लोगों में है। तो मतलब मैं उससे रिलेटेड नहीं, लेकिन इन जनरल बता रहा हूँ आपको। सो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अगर आपके मेटाबॉलिज्म को हमेशा करेक्ट रखोगे, उससे रिलेटेड ऑर्गन्स का हेल्थ हमेशा अच्छा रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ बना रहेगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। फिर आता है रोल योगासन और एक्सरसाइज का। मतलब आयुर्वेद में कुछ फनी वेज दिए हुए हैं। ऐसा कहा गया है कि रोज आपको वेल जो होता है, बावड़ी जिसको कहते हैं पानी का, उसको खोदना चाहिए।
मतलब उनका कहने का ये है कि हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क करना चाहिए। तो आपको वेल को खोदते रहना चाहिए, रोज़ उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए। फिर कई जगह पे ऐसा लिखा है कि आपको एक गांव से दूसरे गांव चल के जाना है, वो भी बिना चप्पल पहने। तो आप समझ सकते हैं कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो जो आपको चुभते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक्यूप्रेशर भी हो जाता है। और बिना चप्पल के जब आप पहनते तब आपका शुगर कंट्रोल में आएगा, और वॉकिंग होना ज़रूरी होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दी हैं ऐसे फनी वे से, लेकिन आज की डेट में ज़रूरी नहीं है कि आप उठ के एक गांव से दूसरे गांव चले जाओ, लेकिन कम से कम इस चीज़ों को समझो। और ऐसे चीज़ आप जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी का पाथ जो रहता है उसके ऊपर वॉक कर सकते हैं, एक बना सकते हैं, नहीं तो आप ज़मीन पे चल सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वॉकिंग को इम्पोर्टेंस दिया गया है। राइट। और योगा तो मतलब सभी जगह काम करेगा, आपको हार्मोन को अच्छा रखेगा, आपके मेंटल वेलबींग को अच्छा रहेगा, स्ट्रेस रिलीफ करेगा, मसल टोन को मेंटेन करेगा, लॉन्ग टर्म मसल टोन को मेंटेन करेगा, और कम से कम जगह में कम से कम समय में होने वाला सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। लेकिन सिर्फ योगा सफिशिएंट नहीं होता है, कभी कभी योगा के साथ आपको कार्डियो भी करना चाहिए, आपका स्टैमिना और एंड्योरेंस भी बढ़ाना चाहिए, उसके लिए वॉकिंग या रनिंग करना जरूरी होता है। राइट। सो ये दिस बिकम्स अ कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन। मतलब पंचकर्म क्या करना चाहिए, मेडिसिन क्या लेना चाहिए, डाइट क्या लेना चाहिए, एक्सरसाइज कौन सा करना चाहिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आपको सुबह कितने बजे से उठना है से लेके कितने बजे सोना है, आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसे आपको सेट करना है। राइट। अगर मैं इस चीज को ना करके सिर्फ आपको मेडिसिन देते जाऊं, सो अगेन दैट वोंट बी एन आयुर्वेदिक अप्रोच। दवा आयुर्वेदिक रहेगा लेकिन अप्रोच मॉडर्न रहेगा। फिर उसमें आपको हमेशा के लिए दवा खाते ही रहना है आंख बंद करके, यही हो रहेगा, वो हम करना नहीं चाहते हैं। मेरा सक्सेस इसी में रहेगा कि एक दिन ऐसा आए कि आपको मेडिसिन ही ना खाना पड़े। दैट वुड बी अ सक्सेस ऑफ माय ट्रीटमेंट, नॉट टू मेक डिपेंडेंट ऑन द मेडिसिन। दैट इज नॉट माय सक्सेस। सो इन्हीं चीज़ों को मतलब डेफिनेटली जैसे आपने पहले बताया कि केरला स्टेट में जैसे इन चीज़ों को इवॉल्व किया है, बाकी स्टेट्स में इवॉल्व करना चाहिए। इसके लिए पॉलिसीज़ वैसी बननी चाहिए, मेडिकल टूरिज्म को इवॉल्व करना चाहिए, और इसको एक लेवल पे लेके जाना ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। राइट। अमेजिंग। दिस इज सो फार अमेजिंग एक्सप्लेनेशन विच आई हैड एज फार एज आयुर्वेदा इज कंसर्न, क्योंकि आयुर्वेदा, एज यू सेड, आयुर्वेदा इज़ ऑल अबाउट, साइंटिफिकली इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। और जब हम लोग नेचुरल रिदम के बारे में बात कर रहे हैं, सो रादर देन फोकसिंग ऑन ओनली ऑन हार्मोनल लेवल, आयुर्वेदा बेसिकली एक नेचुरल रिदम को सेट कर रहा है। और इसीलिए जो भी राइट फ्रॉम पंचकर्मा, योगा, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस, जहाँ पे डेफिनेटली डायबिटीज़ रिवर्सल जो है इट इज़ प्रूवन, राइट। बट स्टिल मेरा जो क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस तीन ऐसे मिथ्स जो प्रोबेबली बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स आज के डेट पे कर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है, या प्रोबेबली 3 ऐसी गलत फहमियाँ जो आज के डेट पे डायबिटिक पेशेंट्स कर रहे हैं, विच इज़ अ स्ट्रिक्टली नो फ्रॉम आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। ऐसे 3 गलत फहमियाँ क्या है? पहला तो ये है कि कड़वी मेडिसिन खाने से शुगर कम हो जाएगा, तो करेले का जूस पियो, या फिर जामुन का चूरन खाओ, या फिर नीम का चूरन खाओ, ये बहुत होता है। ये शुगर लोअरिंग मतलब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं। इससे कुछ हद तक, कुछ वक्त तक शुगर लोअर होता है, उसके बाद होना बंद हो जाता है। और दूसरी बात है, इसका एक साइड इफेक्ट है, सारी जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो शुक्र क्षय करता है। मतलब आपका स्पर्म या फिर ओवम स्त्रियों में जो होता है, ये जेनेटल सिस्टम पे साइड इफेक्ट पैदा करता है और उसको कम कर देता है। ओके। तो लेटर स्टेज में ये जो लोग इसको ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी चीज़ें, या फिर लॉस ऑफ लिबिडो मतलब सेक्स की इच्छा ही ना होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इनफर्टिलिटी तो होता ही, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कई सारे लोग ये समझ में नहीं आता है कि प्रोटीन के नाम पे दही बहुत खाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मुझे शुगर है कि नहीं है, बिना समझे हुए। अब आयुर्वेद में
जो कारण बताया गया है डायबिटीज़ के, उसके कारण में ऐसा बताया गया है कि दूध से बनी हुई चीज़ों से भी शुगर बढ़ता है, डायबिटीज़ होता है। ये बताते, अब आपको पता है कि दही तो दूध से बनता है, इसके बावजूद उन्होंने वापस बताया कि दही से बढ़ता है। तो इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि दही से भी शुगर बढ़ता है क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है, दैट इज़ हैवी टू डाइजेस्ट, दैट इज़ मोर फैटी, और वो इसीलिए कॉम्प्लिकेट कर देता है सिस्टम को। देन मोर देन दैट वो एक स्टिकी नेस पैदा कर देता है सिस्टम में, और इसलिए टॉक्सिन्स फिर जमा हो जाते हैं शरीर में और एक स्टिकीनेस पैदा हो जाता है जो शरीर से बाहर नहीं निकलते। ये सारी गलतियाँ होती हैं। राइट। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है जो मिथ कहेंगे आप, तो वो है लीफी वेजिटेबल्स के बारे में। मतलब कई सारे लोगों को लगता है कि लीफी वेजिटेबल्स बहुत हेल्दी होता है वगैरह। पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, कोई किसी भी चीज़ को ऐसे एक अंडरलाइन कर देना कि ये बहुत हेल्दी है, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। वो चीज़ मेरे लिए हेल्दी है कि नहीं, ये इंडिविजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। राइट, राइट। अगर वो हेल्दी है तो उसको एक क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में, कितनी फ्रीक्वेंसी में, कौन से वक्त खाने से वो हेल्दी है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे दही हेल्दी है कि नहीं, सॉरी दूध हेल्दी है कि नहीं, है कितना, क्या आप 2 लीटर दूध पियेंगे, 2 लीटर पियेंगे तो आपको जुलाब हो सकता है। राइट। सो ऐसे नहीं होता है, उसको हेल्दी का एक क्राइटेरिया होना चाहिए। सो लीफी वेजिटेबल कंटेन सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज फुल ऑफ शुगर। तो आप चाय में आधा चम्मच शक्कर डालने से 10 बार सोचते हो और वहां पे पूरा कटोरी आप पालक का सूप पी रहे हो या फिर कोई लीफी वेजिटेबल खा रहे हो। सो यू आर एडिंग योर स्टमक विद फुल ऑफ शुगर। राइट, राइट। ये तो आपने बताया इसलिए मैं थोड़ी कुछ बातें बताई। अदरवाइज पानी ज़्यादा पीना एक बहुत बड़ा मिथ है। मतलब पानी ये तो टंकी नहीं है, आप ऊपर से डालो नीचे से निकल जाएगा। आपको उतना ही पीना चाहिए जितनी आपको प्यास लगती है, ज़रूरत है और बॉडी की ज़रूरत है। मतलब बॉडी की ज़रूरत डिसाइड करता है वेदर आप किस, फॉर एग्जांपल आप एसी में बैठे हो तो थोड़ी आपको 5 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है। आप पसीने में रोड पे काम कर रहे हो, आपको ज़रूरत रहेगी शायद, तो वो डिसाइड करेगा आपका वेदर, आप क्या करते हो वगैरह। सो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद ने एक ही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँगा, वो है हनी के बारे में। कई सारे लोग गर्म पानी में हनी डाल के पीते हैं, वो दैट इज़ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मतलब आयुर्वेद के अनुसार हनी को कभी भी गर्म चीज़ों में नहीं मिलाना चाहिए, गर्म पानी में नहीं मिलाना चाहिए। खाना जो बनता है, कोई भी अगर रेसिपी होती है गर्म बनता है तो उसमें हनी ऐड नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें अगर किसी होटल में बनती है, कोई 5 स्टार होटल भी बनाता है, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, चाहे वो कोई भी बना ले। बाप रे। बिकॉज दैट बिकम्स अ स्लो पॉइजन, क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो बदल जाता है गर्म करने से। हनी इज़ अ मोनोसैकेराइड, इट इज़ नॉट अ पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड। सो उसका कंपोजिशन बदल जाता है, उसको कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। जैसे आप फ्रूट के जूस को गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जमा हो जाते हैं आप गर्म करेंगे तो फिर वो उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। आप जब पेट में चला जाता है तब केमिकल उसको पेनिट्रेट करके उसको छुड़ा के उसको एनालाइज करना बारीक टुकड़ों में, ये सारा चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। सेम चीज़ हैपेंस विद द हनी। ओके, इसलिए उसको कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग दे डू दिस, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग, क्योंकि ओबेसिटी इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द डायबिटीज। राइट। सो ये बहुत सारे लोग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ओके। और एक चीज़, बहुत सारे लोग क्योंकि मुझे शुगर नहीं खाना है इसीलिए आई प्रेफर हनी एवरीवेयर, आई प्रेफर जैगरी एवरीवेयर, आई प्रेफर स्टीविया। सो व्हाट Ayurveda recommends whether to have these substituents or not? डायबिटीज़ के कारण में ही लिखा है गुड़ वैकृत। गुड़ वैकृत मतलब जैगरी से बने हुए जो भी पदार्थ होते हैं उसको नहीं खाना चाहिए। सो लोगों को ये लगता है कि मैं तो ऑर्गेनिक गुड़ खाता हूँ। 2 मिनट के लिए ये छोड़ दीजिए कि वो गुड़ ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, वो गुड़ है। पहले तो ये है कि गुड़ ही नहीं खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि गुड़ शुगर से हैवी होता है डाइजेशन के लिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है, राइट। और दूसरी बात है वो गर्म होता है, तो आप उसको हर सीजन में नहीं खा पाएंगे। शुगर योगवाही होता है, मतलब वो आप जो भी पकवान बनाते हो उसके साथ चला जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको आप शुगर ज़्यादा खाओ। जो मात्रा में खाना चाहिए, जिसमें जितना डलता है उस हिसाब से ठीक है। मिठाई नहीं खाना चाहिए, मिठाई करके जो बनाते हैं आप उसको ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन
वो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गुड़ अच्छा होता है शुगर से। हाँ, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में नाउ शुगर हैव बिकम अ विलन एंड गुड इज नाउ बिकम अ हीरो, इसीलिए एवरीबॉडी इज नाउ प्रेफरिंग जैगरी या ऑर्गेनिक जैगरी। वो तो करना पड़ता है, मतलब कुछ बेचने के लिए किसी को बदनाम करना पड़ता है, तब तक वो नया बिकता नहीं है। राइट। मेरा और एक क्वेश्चन है विच इज़ प्रेफरेबली जो इंसुलिन के बारे में है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एलोपैथी में एक्सटर्नली वी सपोर्ट इंसुलिन की मात्रा, वी हैव टू मेंटेन दैट इंसुलिन लेवल। यहाँ पे माई ऑब्वियस क्वेश्चन, जो बहुत सारे लोगों को भी यही क्वेश्चन है फ्रॉम आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, अगर मैं आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ले रहा हूँ देन डू आई नीड टू स्टॉप इंसुलिन डोसिंग? इंसुलिन की मात्रा जो मेंटेन मुझे करनी पड़ती है, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू मेंटेन दैट इंसुलिन लेवल? सही है, मतलब इंसुलिन को अगर घटाना है तो उसको बहुत साइंटिफिकली, बहुत सिस्टमेटिकली करना पड़ता है। मतलब इसलिए मैंने पहले बताया कि एक बार पंचकर्म होने के बाद जो हम टाइम डिसाइड करते हैं उसके लिए मिनिमम डेज चाहिए होते हैं, वो 90 डेज। ओके। क्योंकि हार्मोन का शिफ्ट होने के लिए 90 डेज की ज़रूरत होती है। और इसीलिए पहले के 10 दिन, बाद में भी 90 दिन, ऐसे 100 डेज। और 5 दिन मैं कितना भी बोलूँगा आपको तो आप चीट करेंगे ही करेंगे। तो वो 5 दिन आपके लिए चीट डे करके रखे हुए हैं 105 दिनों में। तो जब आप 90 डेज अच्छी तरह से देते हैं तो ग्रेजुअली उस चीज़ को टैपर करना पड़ता है। ओके। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको ये कर दूँ, मतलब आज क्लींजिंग कर दूँ, कल के कल तुरंत आपका इंसुलिन बंद कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ग्रेजुअली टैपर करना पड़ता है। कभी कभी 1-1, 2-2 यूनिट कम करते जाना पड़ता है। कभी कभी कुछ लोगों में वो इतनी जल्दी कंट्रोल में आता है कि हम तुरंत बंद कर सकते हैं। ओके। एंड वी हैव स्टॉप्ड इंसुलिन ऑफ सो मेनी पेशेंट्स, और उनको बिना इंसुलिन के हमने अभी पूरी तरह से मेंटेन किया हुआ है। राइट। उसी तरह और एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माय आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ड्यूरिंग डायबिटीज़, मुझे एलोपैथी, अगर पहले मैं एलोपैथी ले रहा हूँ एंड देन सडनली आई स्टार्टेड आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, एलोपैथी ट्रीटमेंट मेरी पूरी यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए? डू आई नीड टू स्टॉप टेकिंग एक्सटर्नल मेडिसिन ड्यूरिंग आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, या मैं वो कंटिन्यू करके आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ले सकता हूँ? इस पे आपका क्या? ले सकते हैं, मतलब आप दोनों भी साथ में ले सकते हैं। वो इसीलिए होता है, इंटेंशन एट द एंड ऑफ द डे हमारा ये होता है कि आप जो सिंथेटिक मेडिसिन खा रहे हो उसका डोज कम कर दें और उसको बंद कर दें। तो आयुर्वेद मेडिसिन हम ग्रेजुअली हेल्प करता है आपके मेटाबॉलिज्म को और ऑर्गन्स को ट्रीट करने के लिए, जो एलोपैथी मेडिसिन नहीं करता है। ओके। हाँ। वो दोज आर द शुगर लोअरिंग मेडिसिन। हमारे मेडिसिन ऑर्गन पे काम कर रहे हैं, ऑर्गन को ट्रीट कर रहे हैं, उसको आप चालू रख सकते हैं। जैसे अच्छा, दूसरी बात ऐसा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में होता क्या है, वही काली मिर्च होती है, वही सौंठ होता है, जो आप किचन में यूज कर सकते हैं। बराबर। तो काली मिर्च और सौंठ अगर आप खाने में खा सकते हो एलोपैथी मेडिसिन के साथ, तो एज ए मेडिसिन खाने में कोई दिक्कत नहीं है। राइट। बिल्कुल कुछ नहीं। राइट। सो आप साथ में ले सकते हैं। ओके। मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच इज़ वेरी सेंसिटिव, पूरी 105 दिन की ये जो ट्रीटमेंट है, डायबिटीज़ रहे या अलग अलग किस्म के जो भी ट्रीटमेंट्स रहती है, वेलनेस ट्रीटमेंट प्लान्स है, हाउ मच दे आर अफोर्डेबल? अफोर्डेबल है, अफोर्डेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कुछ पेशेंट्स का शुगर तो सिर्फ 1 या 2 मेडिसिन में कंट्रोल में आ जाता है। ओके। हाँ। सो अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। अगेन डिपेंड करता है कि आप ट्रीटमेंट कहाँ पे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। छोटे सेंटर्स होते हैं, बड़े सेंटर्स होते हैं, वो प्राइस तो वेरी होगा, लेकिन कंपेयर टू आप लाइफ लॉन्ग एक मेडिसिन ले रहे हो, उसका अगर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो यस दैट इज वन थिंग पैसे के मामले में। सेकेंडली द काइंड ऑफ हेल्थ आपका जो डिटोरिएट होता है, इन सब को देखेंगे तो डेफिनेटली मच मोर अफोर्डेबल। राइट। प्रोबेबली मैं तो यही बोलूँगा कि इट्स प्रोबेबली एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर हेल्थ, जहाँ पे यू आर टेकिंग दिस ट्रीटमेंट इन एब्सोल्युटली नेचुरल वे। प्रोबेबली जो एजिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन अदर डायमेंशंस, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। प्रोबेबली इट्स एन एंटी एजिंग, एंड कीपिंग यू फिट एंड वेल इज समथिंग विच इज प्योरली एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर हेल्थ। राइट। ओके, लेट्स क्विकली जंप इनटू रैपिड फायर। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ऑडियंस के दिमाग में हमेशा रहते हैं और रैपिड फायर में आपको वो क्विकली आंसर करना है। माय फर्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज ओनली हैपेंस टू ओवरवेट पीपल? पार्टली ट्रुथ, केस टू केस वेरी हो रहा है। ओके। आयुर्वेदा इज टू स्लो फॉर टुडेज फास्ट डिसीजेस? मिथ। ओके, कंप्लीट मिथ। राइट।
Once you are on insulin, you are stuck for the rest of your life. Myth. Okay, it can be reversed. It can be reversed. Ayurvedic medicines have no side effects at all. A tricky question. It is not at all true that it doesn't have side effects. It has definitely adverse effects. Right. If it is not used in a proper way. Yes. और वैसे भी आपने बोला ये एनीथिंग, इवन वो फूड रहे या मेडिसिन रहे, एनीथिंग विच इज एक्सट्रीम टू बॉडी इज नॉट एडवाइजेबल. राइट. Sugar free foods are always safe for diabetes. Not at all. There was an article in the Times of India about that. Not at all. Okay. Ayurveda and allopathy cannot be taken together. Not true. Can be taken together. Right. Eating rice causes diabetes. Depending on the recipe of rice. There is a method of preparing cooking rice which cannot increase your blood sugar level. Right. Interesting. Right. If my blood sugar is normal, I am completely cured. Partly truth. Not completely truth, because we are at the end of the day have to treating your entire system, metabolism and the organ, not only blood sugar levels but even the clinically you have to be fit. आपको जो तकलीफ होती है, हाथ पैर जलते हैं या फिर आंखों की प्रॉब्लम है या फिर आपको पैरों में दर्द होता है, वो भी तो जाना चाहिए. सिर्फ आपका शुगर लेवल सच्चा अच्छा है लेकिन आपको तकलीफें भर भर के हैं, नो सेंस इन दैट. Right. Last two questions. What's more dangerous for health, stress or sugar? Of course, stress. Okay. And last question. What's the most unusual question जो आपके किसी पेशेंट ने आपको पूछा है? Very unusual. You didn't expected that question. जनरली यही होता है हर बार कि अनयूजुअल क्वेश्चन टू एनी आयुर्वेदा डॉक्टर इज, डॉक्टर मेरे को ये तकलीफ है और इसका इलाज क्या है. स्ट्रेट अवे पीपल डू कम टू द इलाज. दैट इज़ वेरी अनयूजुअल. मतलब पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि नहीं आपके पास मैं आता हूँ, आपको कंसल्ट करता हूँ, फिर आपको जो चाहिए आप टेस्ट करा लो, उसके बाद जो आपका डायग्नोसिस रहेगा ऑन दैट बेसिस आप मुझे ट्रीट करो. दिस इज़ नॉट द अप्रोच. एंड आप मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये स्किन का प्रॉब्लम है, दवा बताओ. Is very unusual. Right. And probably they are looking for quick results as well. Yes. Right. Okay, great. We had an amazing conversation, but before we conclude this podcast, please help us to understand अगर हम में से किसी या कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स है जिनको 105 डेज की ये डायबिटिक की जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा, एब्सोल्युटली एन आयुर्वेदा ट्रीटमेंट रेकमेंड करनी है, तो कहाँ पे कांटेक्ट करना है, किसके पास जाना है, एनी वेबसाइट, एनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स? I can definitely provide contact details. And Tapasya Health and Wellness, we are located in Nimshirgaon village, purposely in the village, because we want to be in a pollution free zone. We don't want that urban noise and a completely stress free environment. Back to the roots and nature. So we are located near Kolhapur, and यहाँ पे हम लोग ऑल द थेरेपीज लाइक पंचकर्म है, अल्टरनेट थेरेपीज लाइक एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, उसके साथ योगा थेरेपी. योगा नॉट जस्ट एज अ फिटनेस बट योगा एज अ थेरेपी टू ट्रीट द डायबिटीज. उसको किया जाता है. तो आपको गाइड किया जाता है कि कौन से आसन आपको करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए. दोनों भी इंपॉर्टेंट है. जनरली विच इज अगेन अ जेनरिक थिंग विच इज नॉट डन. सो ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ करते हैं. सो वी हैव द क्लिनिक्स इन मुंबई, पुणे, Kolhapur, Sangli, and here also. For the follow-ups, people do come to our clinics there also. Okay. Perfect. Once again, Dr. Amol ji, we had an amazing conversation. इस पूरे conversation से दो चीज़ें if I wish to summarize. Number one is हमारे सामने as a common person हमारे सामने जो आयुर्वेदा अब तक आया है वो एक तो प्रोडक्ट करके आया है या एक तो रिचुअल करके आया है. Still, as a common person, as an Indian citizen, we are clearly not aware of the science behind Ayurveda. So I urge each and every person who is watching this podcast to deep down into the science of Ayurveda, क्योंकि
which you rightly said, Ayurveda is all about that natural rhythm, is to create that balance. It's not just about the treatment, it is maintaining that wellness or well-being of your entire human body as well as your mindset as well as that spirituality. इसीलिए बहुत शुभकामनाएं तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बिकॉज जब भी मैं आई कीप ऑन दिस पर्टिकुलर रूट, आई इंटेंशनली कम एंड विजिट दिस सेंटर जस्ट टू गेट दैट एक्सपीरियंस, and every time whenever we had visit to this particular center, this experience was amazing. You have impacted more than 10,000 patients so far, not just from India but from outside India as well. There are many more patients who are visiting this center. They are from European countries, they are from even from US, and each and every person who have visited this center, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस उनको मिला है. और ये जो आपका मिशन है इज़ टू educate as well as treat people by the power of Ayurveda is really appreciable. So thank you so much Dr. Amol ji, we had an amazing conversation. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चली, right from कि इंडिया में आयुर्वेदा की इकोसिस्टम आज के डेट पे क्या है, क्या बननी चाहिए. We even spoke around कि केरला में इकोसिस्टम क्या है, what exactly is missing in the rest of the country. यहाँ पे दो चीज़ें हैं which I clearly understood as a common citizen. Number one, आज के डेट पे हमारे सामने जो आयुर्वेदा आया है वो इधर प्रोडक्ट करके आया है या तो रिचुअल. हमें आज भी जो साइंस है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द एंटायर साइंस. सो आई अर्ज ईच एंड एवरी पर्सन वॉचिंग दिस पॉडकास्ट इज टू एजुकेट योर सेल्फ अबाउट द साइंस विच इज़ बिहाइंड आयुर्वेदा, विच इज़, जो सर ने भी बोला है, इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग बैलेंस या नेचर्स रिदम एंड क्रिएटिंग और गिविंग दैट बैक टू द ह्यूमन बॉडी इज समथिंग जो आयुर्वेदा का काम है. सेकेंडली जो हमने पूरा डिस्कशन किया है विच इज़ प्योरली फॉर डायबिटीज़ रहे या जो भी ट्रीटमेंट्स है विच इज़ फ्रॉम आयुर्वेदिक परस्पेक्टिव, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जब भी आई कीप ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस रूट, आई इंटेंशनली कम एंड विजिट दिस सेंटर जस्ट टू गेट दैट एक्सपीरियंस, जस्ट टू गेट द वाइब्स ऑफ द नेचर और द आयुर्वेदा हियर. यहाँ पे I really admire and appreciate sir, क्योंकि as a tapasya you have impacted more than 10,000 patients so far, not just from Indian but foreign patients as well. बहुत सारे patients who are basically from European countries, US countries, they could come physically here, they could have that experience, they could treat themselves well, and this is something which experience जो आज यहाँ पे आज मिल रहा है, especially to all the citizens, all the patients, which is really remarkable. So आज के डेट पे आप जो भी as a tapasya, as a group, as an individual, आप जो भी काम कर रहे हो, which is truly admirable and appreciable. So thank you so much once again. Thank you. Thank you.